हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यूनिट आपके दो चैप्टर उसमें आते हैं। फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। दोनों की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करते हैं एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्टेड। फ्यू फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। आपके पास 4 फोर्सेस ऑफ नेचर होती हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। 4 तरह की फोर्स होती हैं जो मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा इन सब की डेफिनेशन। अब हम करते हैं एमसीक्यू ऑन फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सो फर्स्ट, यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय। तो यूनिफिकेशन का जो लॉ है वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए, वो किसने दिया था? वो साइंटिस्ट के नाम आपको गिवन है: जेसी बॉस, लेनर, अब्दुल सलाम, आर ए मिलिकन। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है दैट इज अब्दुल सलाम। सो व्हाट इज द राइट आंसर? अब्दुल सलाम इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज अ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो किस प्रिंसिपल पर बेस है? फर्स्ट इज लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड इज बर्नौली प्रिंसिपल, सी conversion of electrical energy into heat energy, and last one is laws of motion. So ये जो रेफ्रिजरेटर है वो आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस है। सो व्हाट इज द आंसर? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? A tension, B friction, upthrust of liquid, the force between the earth and the moon. सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ओबे नहीं करता है, मीन्स उसका टाइप नहीं है, जो आपका एग्जाम्पल आपका जो ऑप्शन नंबर डी, द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून। जो अर्थ और मून के बीच में फोर्स लगती है ना, वो आपका किस में नहीं आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब वो एक्ट करती है फोर्स, उसके थ्रू होता है। लेकिन अर्थ और मून में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो ये आपका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर? सो बेसिकली 4 लॉज होते हैं फिजिकल के: कंजर्वेशन ऑफ energy, law of conservation of charge, law of conservation of linear momentum, and law of conservation of angular momentum. This already uploaded on my channel, you can watch it from there. But आपको मैंने बता ही दिए हैं कि कौन से लॉज होते हैं, तो आपको इसमें से बताने हैं कि कौन से लॉ इसमें से नहीं गिवन है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए आपको गिवन है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सेकेंड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड इज लीनियर मोमेंटम एंड फोर्थ इज एंगुलर मोमेंटम। सो आपका राइट आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज awarded the Nobel Prize for? This is the well known phenomena that is photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ही एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या मिला था? अवार्ड, नोबेल प्राइज दिया गया था। सो ये आपको लर्न रखना है। So C is the right answer for this question. That is photoelectric effect. Now 6 is the person who was given the Nobel Prize twice. जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला, तो वो कौन थे? इनमें से बताइए आप। मैडम क्यूरी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स प्लैंक एंड न्यूटन। इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो है मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर? सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है नेचर में? जो 4 तरह की फोर्सेस होती है ना, उनमें से सबसे वीक कौन सी होती है? वो होती है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ नेक्स्ट इज रेडियो एंड टेलीविजन एक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ। जो रेडियो और टेलीविजन है वो किस प्रिंसिपल पर बेस है? फर्स्ट इज प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
सेकेंड इज प्रोपागेशन ऑफ एक्स-रेज, थर्ड इज सोलर सेल एंड डी इज ऑप्टिकल फाइबर। जो ये आपका रेडियो और टेलीविज़न है वो किसके ऊपर बेस है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर बेस है। सो इसका राइट आंसर होगा प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Now next is which of the following system of unit is not based on the unit of mass, length and time। मतलब अकेले ही मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनमें से कौन सा है? सो जो आपका आंसर है वो है SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट्स आपकी कौन सी होती है? जो 7 बेसिक यूनिट्स का यूज़ करके करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, प्लस में आपका टेम्परेचर आता है केल्विन में जो होता है। ठीक है, ये 7 बेसिक यूनिट्स को मिला के SI यूनिट काम करता है। बल्कि क्या होता है, जो MKS है वो आपका मास, लेंथ, टाइम पे, और ये भी FPS भी और CGS तीनों मास, लेंथ, टाइम पे काम करते हैं। SI भी करता है मास, लेंथ, टाइम पे काम, बट 7 बेसिक यूनिट और होती हैं। एक आपकी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, प्लस में आपकी इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity and the amount of substance, or you can say quantity of matter। so 7 बेसिक यूनिट से मिलकर आपका क्या बनता है? SI सिस्टम बनता है, that is इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस। यूनिटलेस क्वांटिटी कौन सी है इनमें से जिसकी कोई यूनिट नहीं है, वो बतानी है आपको। सो आप देख सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट एंड फोर्स ग्रेडियंट। तो जो आपका आंसर है वो है डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, जिसकी कोई भी यूनिट नहीं है। ग्रेडियंट होता है, अगर वेलोसिटी का ग्रेडियंट लेते हैं हम, और अगर प्रेशर का लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का, अगर सबका ग्रेडियंट लेते हैं तो उनमें से जो डिस्प्लेसमेंट बचता है ना आपका, वो उसकी कोई भी यूनिट नहीं आती है। So next is which of the following is do not have dimensions of force, जिसकी डायमेंशन नहीं होती है फोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसी डायमेंशन आपकी फोर्स की होती है ना, वो इनमें से किसी की नहीं होती। मीन्स फोर्स की जैसे कि फोर्स की डायमेंशन होती है आपके पास MLT-2। तो इसमें आपको बताना है कि जो जिनके पास फोर्स की डायमेंशन नहीं है, तो आपके पास जो आंसर होगा वो है, यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट आना था, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी लिखा गया है यहाँ पे। सेकंड इज एनर्जी ग्रेडियंट एंड C इज वेट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो आपका जो आंसर होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। देखो वो कैसे होगा, देखो आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और उसके बाद पोटेंशियल की अगर हम बात करें, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका काम नहीं करता है फोर्स के साथ। लेकिन जब एनर्जी की बात होती है तो वहाँ पर वर्क की बात होती है। वर्क मीन्स आपका फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की यूनिट उसमें आती है, फोर्स का डायमेंशन आता है। वेट की बात करें तो फोर्स इंटू मास इंटू ग्रेविटी, तो वो आपका क्या है, फोर्स ही बन जाता है, एक तरह का फोर्स ही होता है वो वेट आपका। अगर मोमेंटम की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का अगर हम रेट ऑफ चेंज दिखा देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब उसका भी हमने रेट ऑफ चेंज दिखा दिया है वेलोसिटी के थ्रू, क्योंकि मास तो आपका कांस्टेंट होता है। अगर उसका भी हमने रेट ऑफ चेंज कर दिया है वेलोसिटी का, तो आपका क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन बन गया और दिस बिकम फोर्स। तो इसलिए बचता क्या है आपके पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट बचता है, या फिर पोटेंशियल अगर एनर्जी लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपके पास आ ही जाएगा उसका, कि मास इंटू ग्रेविटी होता है, mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पर आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से गलत स्टेटमेंट बताओ कौन सी है। एक डायमेंशनल करेक्ट स्टेटमेंट में भी इक्वल, एक जो डायमेंशनल स्टेटमेंट आपको लिखी गई है वो इक्वल हो, में भी इक्वल मतलब हो भी सकती है, या दूसरा क्या है कि वो आपकी गलत हो। पहले में बोला कि वो आपकी इक्वल है डायमेंशन करेक्ट स्टेटमेंट, और दूसरे में बोला कि वो करेक्ट स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट में बोला है कि जो डायमेंशनल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो सकती है, और उससे नेक्स्ट में बोला है कि डायमेंशनल इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज
इनकोरेक्ट है तो इनकोरेक्ट रहेगी, तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि ये आपका क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है वो इक्वल हो सकती है, मीन्स वो करेक्ट स्टेटमेंट पहले से ही है तो वो इक्वल होगी ही। इक्वल होगी मीन्स करेक्ट होगी, या तो करेक्ट होगी या फिर वो इनकरेक्ट होगी, मीन्स हम ये नहीं बोल सकते कि वो इक्वल है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर ए आपका होगा। नेक्स्ट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। एक यूनिटलेस क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, मतलब उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, नेवर हैज़ अ डायमेंशन। तो आपका जो नेवर हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन, तो आपका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी। टू क्वांटिटीज आर गिवन इन विच वन ऑफ इज अ वेक्टर। एक आपको क्वांटिटी गिवन है वेक्टर, दूसरी आपको गिवन है स्केलर। अब क्या उन दोनों के जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम होंगे? डायमेंशन फॉर्मूले मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। अब देखो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, टॉर्क एंड वर्क का देखो, इम्पल्स एंड मोमेंटम, पावर एंड प्रेशर। अब इसने बोला कि एक स्केलर होनी चाहिए और एक वेक्टर होनी चाहिए। अब वर्क आपको पता है वेक्टर तो है नहीं, स्केलर है। और एनर्जी क्या हो सकती है, एनर्जी वेक्टर होती है, ठीक है। वैसे एनर्जी और वर्क दोनों एक ही तरह होते हैं, एनर्जी इज अ काइंड ऑफ वर्क, तो इन दोनों की कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है टॉर्क एंड वर्क। टॉर्क क्या होता है आपके पास, जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मींस फोर्स, उसकी फोर्स की क्या बताते हैं हम, डायरेक्शन बताते हैं, मींस यहाँ पे क्या हो गया, ये टॉर्क आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वर्क आपका क्या होगा, स्केलर। तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों के डायमेंशन क्या आते हैं, सेम, बिकॉज वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, एंड टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों में डिस्टेंस है तो दोनों की जो डायमेंशंस आएगी वो सेम आएगी, इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, टॉर्क एंड वर्क। सो आगे अब देख सकते हो, इम्पल्स भी आपका फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। एंड नेक्स्ट पावर भी और प्रेशर, इन दोनों में भी हम क्या नहीं बता सकते, दोनों के जो डायमेंशंस है वो सेम नहीं होते। सो आपका राइट आंसर क्या होगा, टॉर्क एंड वर्क। थैंक यू वेरी मच।